वेलकम टू ऑटो डिडक्ट आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग कुछ इकोनॉमिक टर्म समझेंगे और उस इकोनॉमिक टर्म को समझते हुए आज का जो प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन अभी जो है उसको समझेंगे। तो इसमें दो टर्म है, एक तो है टैपर टेंट्रम और एक है क्वांटिटेटिव ईजिंग। टैपर टेंट्रम आजकल न्यूज़ में है, इसको समझने से पहले आपको क्वांटिटेटिव ईजिंग समझना होगा। एक्चुअल में क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब होता है आप ईजी मनी पॉलिसी अप्लाई करते हैं। ये उस समय यूज होता है जब आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका हो, तो आप जो गवर्नमेंट है या सेंट्रल बैंक है वो मनी पंप करती है इकोनॉमी में, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देती है मार्केट में, जिसके कारण डिमांड बढ़ता है और डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा और उस तरह से फिर आपका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे कि इसको आप समझ सकते हो कि मार्केट में मनी को पंप किया जाता है। आपका मनी पंप हुआ मार्केट में, मनी को आप बढ़ा दिया मार्केट में, मनी बढ़ने से क्या होगा, आपका जो डिमांड है, मनी अगर आम आदमी के पास पैसा आएगा तो इसका डिमांड जनरेट करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा और ये फिर प्रोडक्ट को खरीदने लगेगा। एनीथिंग, तो प्रोडक्ट से प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा, प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होगा और क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीमेंट होगा तो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ये सारा सेक्टर आपका क्या होगा, ग्रोथ उसमें आ जाएगी। तो ये ग्रोथ बेसिकली जो ये मनी सप्लाई जो हम लोग किए थे, एक्चुअल में किए थे कि हमारा ग्रोथ कम था तो हम लोग ये अचीव कर लिए। ठीक है, तो यही होता है कि मनी को पंप किया जाता है। तो आप देखोगे ये एक्चुअल में ईजी मनी पॉलिसी बोलते हैं, ईजी मनी पॉलिसी के तहत यही होता है। तो ईजी मनी पॉलिसी में एक तो आप एक तरीका है कि इंटरेस्ट रेट घटा दिए। इंटरेस्ट रेट घटा देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जो आम जनता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगा और लोन लेगा तो डिमांड बढ़ेगा। और दूसरा ये तरीका है कि गवर्नमेंट खुद पंप कर दे पैसा का मार्केट में ज़्यादा कर दे। तो एक तरीका और है जिसमें क्या करती है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करेगी कि गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है उसको मार्केट से उठाती है, मतलब बाई करती है और इसके एवज में ये रुपया को अपने यहाँ से रिलीज़ करती है। तो एक तरह से जो मार्केट में जो है मनी सप्लाई बढ़ा देती है इस तरह से। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि मनी सप्लाई को बढ़ाने से फिर आप इसको जोड़ सकते हो, मनी सप्लाई बढ़ा, डिमांड बढ़ेगा। तो इसी को ये जो टर्म है इसी को आपको बोलते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, तो इसको और देखेंगे हम लोग कि जैसे ये क्वांटिटेटिव ईजिंग 2008 में जब लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था उस समय में, उसके बाद वाला जो टाइम पीरियड है उसमें यूज़ किया गया था, यूएस में हुआ था। और कोविड-19 के बाद भी कुछ ऐसा ही कंडीशन, हमारे सारे वर्ल्ड का इकोनॉमिक का कंडीशन वैसा ही था कि वो स्लो डाउन में चल गया था। तो इसी के लिए 2008 के बाद और कोविड-19 के बाद दोनों में क्वांटिटेटिव ईजिंग देखने को मिलता है। तो कोविड के बाद अब देखने को मिलता है कि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट जीरो के पास पहुंच गया, जीरो रेट, अब नॉट जीरो, नियर अबाउट जीरो। तो जो आदमी यहाँ पैसा रखा था यूएस में, वहाँ से क्या करेगा, वो पैसा जो डॉलर है वहाँ से इमर्जिंग मार्केट की तरफ आएगा। इंडिया में आया, इंडिया भी इमर्जिंग मार्केट है और भी। तो जब इस टाइम में देखने को मिला मेरे यहाँ पे जो एफपीआई और एफडीआई आई है, एफपीआई और एफआईआई है, ये बहुत मेरे यहाँ पे आया और इसके कारण आपका फॉरेक्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिला उस समय। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जब mid-20 में यूएस फेडरल अनाउंस करता है कि हम अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रहा है, अब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इसका मतलब जो वो इजी मनी पॉलिसी अपनाया हुए था उसको अब नहीं अपनाएगा, अब उसको धीरे धीरे क्या करेगा कि अब हम टाइट मनी पॉलिसी की तरफ, इजी मनी पॉलिसी से टाइट मनी पॉलिसी के साइड में आप जाने के लिए बात होने लगी। ये कंडीशन यही होगी। अब आखिर ये क्यों जाना चाह रहा था, तो एक दो और क्यों जाना चाह रहा था और हमारे पास प्रूफ क्या है कि भाई ये टाइट मनी पॉलिसी के साइड जा रहा है। तो इसको अगर आप देखते हो तो यहाँ फेडरल बैंक यूएस का जो है उसके ऊपर में देखिए बैंक, एक तो वहाँ जो यूएस में है 40 ईयर हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, 40 साल में सबसे ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन अभी देखने को मिल रहा है। तो ये तो इन्फ्लेशन को कट करना होगा। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है, मार्केट में मनी ज़्यादा है, मनी को बाहर निकालेगा। मनी जो है बहुत ज़्यादा है मार्केट में तो इसको बाहर निकालेगा और बाहर निकलने का तरीका है कि आपका टाइट मनी पॉलिसी अपनाना। टाइट मनी पॉलिसी में पैसा को आप सक करते हो मार्केट से, तो उसी में है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जैसे इंटरेस्ट रेट कम किए तो ज़्यादा आदमी लोन लेकर काम करता था, वह उसी तरह से अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो आप अब लोन कम लोगे। अगर मान लो आपको 6% पे एक लोन दिया जा रहा है कि आप ले लो, 6% आपको देना होगा, तो और एक कंडीशन है नहीं, हम आपको 10% पे लोन देंगे, तो आप ऑफकोर्स इस पे जाओगे, इस पे नहीं जाओगे। लोन यहाँ पे लोन लेने वाला आदमी घट जाएगा, इज़न्ट इट, यहाँ पे लोन लेना कम हो जाएगा। यही सेम चीज़ हुआ, लोन लेना अगर कम होगा मतलब डिमांड आप कम करवाना चाह रहे हो, डिमांड कम करोगे प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो ये आपका ग्रोथ कम होने का संभावना बनता है और ग्रोथ कम होगा तो रिसेशन का भी जो अभी बात आप न्यूज़ में सुन रहे हो तो ये रिसेशन की साइड में भी जा सकता है। तो ये आपका एक लिंक है, इसको आपको समझ के रखना होगा। तो हम लोग अभी यहाँ बात कर रहे थे कि ये आप क्या बोल रही, अभी यूएस जो फेडरल बैंक है वो 75 बेस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। पहला तो ये बात ध्यान रखिए। उसके बाद ये भी बात बोला गया, प्रोजेक्शन है कि 175 बेस पॉइंट इस ईयर में और बढ़ाएगा। अभी 75 बढ़ाया है और 175 बेस पॉइंट बढ़ाने वाला है। एक तो कंडीशन ये दिखा रहा है कि भाई ये टाइट मनी पॉलिसी की तरफ जा रहा है। दूसरा इसको पता है कि अगर हम टाइट मनी पॉलिसी जाएंगे तो मेरा ग्रोथ रेट कम होगा। यहाँ हम लोग देखे थे ग्रोथ कम होने का, और ये आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन को भी कम कर दिया। पहले 2022 के लिए इसका 2.8 था, अब ये घटकर आपका 1.7% हो गया। तो ये ध्यान रखना होगा। तो इससे हमको पता चल गया कि टाइट मनी पॉलिसी यूज़ हो रहा है। टाइट मनी पॉलिसी ये तो एक होगा कंडीशन यूएस का। इसके साथ साथ आपको ये नहीं जोड़ कर देखना होगा कि रसिया और यूक्रेन में वार चल रही है और इसका कंडीशन, इसका इम्पैक्ट जो है बाकी
कंट्री पे भी पड़ रही है। इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में आप देखे होंगे कि ग्लोबल कम्युनिटी प्राइस भी बढ़ रहा है। फूड क्राइसिस का भी कंडीशन आ सकता है। इसीलिए अभी G20 का जो समिट था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो बोली कि जो मेरे पास जो फूड एक्यूमुलेटेड है, जो सब्सिडी के तौर पे हम लोग जो लिए हुए हैं, जो फूड मेरे पास है गवर्नमेंट के पास, उसको बाहर भेजने दीजिए। तो उसको एक डाउट उस पर वो चल रही है कि भाई आप फूड जो लियो सब्सिडी पे लियो, और ट्रेड डिस्टॉर्शन हो सकता है। ट्रेड डिस्टॉर्शन होने के कारण उस पर एक बहस चल रही है, तो उस पर हम लोग नहीं जाते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यूएस बैंक क्या की और बाकी ग्लोबल क्या इम्पैक्ट है वो देख लेना है। तो कमोडिटी प्राइस और रसिया यूक्रेन वार, ये क्या कंडीशन कर रही है, ये दोनों कंडीशन एक आपका डिलेमा का कंडीशन क्रिएट कर दे रहा है, जो कि आपका जो इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर है उसको एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में ला दे रहा है। तो ये चाहेगा कि मेरा जो पैसा है वो सेफ रहे इन्वेस्ट, तो ये पैसा कहाँ ले जाएगा, जहाँ पे सेफ रहने का संभावना सबसे ज़्यादा है, तो ये अपने यूएसए में चला जाएगा। पैसा सारा यूएसए में सक होने लगेगा, वहीं पर जाकर देगा। और ये एक और भी है कि जब आपका पैसा, अगर आपका क्राइसिस सिचुएशन में ये देखने को मिला है कि जो इन्वेस्टर है कम बॉन्ड यील्ड पे भी, मतलब उसको फायदा कम हो रहा है तो भी वो वहीं पे रखना चाहेगा जहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, पैसा बचा रहा है। ठीक है, ये चीज़ अभी देखने को मिला है, एक अलग आर्टिकल में लोग उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये देखने को मिला जब ये बढ़ा दिया है इंटरेस्ट रेट, तो हमारे यहाँ पे जब ये बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, एक तो ये दिख रहा है 75 बेस पॉइंट बढ़ाया। अब इसके कारण क्या हुआ, इसको ही बोलते हैं टेंट्रम, इसको बोलते हैं टैपर। जब बोला कि हम क्वांटिटी ईजिंग कम करेंगे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसको बोला जाता है हमारा टैपर। और टेंट्रम का मतलब हुआ कि जो आपका ओवर एक्शन ऑफ इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं टेंट्रम। जब आप बोले कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, उसके रिएक्शन में जो काम करता है इन्वेस्टर और स्टेक होल्डर ओवर एक्शन में आ जाता है, उसको टेंट्रम बोलते हैं। जल्दी इंडिया से पैसा बाहर निकाल लेगा, इंडिया से निकाल कर वहाँ अपने पास लेके चला जाएगा। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, जब ये ओवर एक्शन होगा तो यहाँ से मनी अपना निकाल कर, इमर्जिंग मार्केट से निकाल कर और अपना सेफ हेवन में ले जाएगा। अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल में यही देखने को मिला है कि इंडिया से जब से ये हो रही है, लगभग इतना बिलियन जो मनी है बाहर जा चुका है, मोर देन 30 बिलियन आउटफ्लो हो चुका है। इसके बाद आप देखोगे कि ये आखिर जब ये होने, जो टैपर टेंट्रम जब कंडीशन आ गया, तो इससे क्या इशू पड़ेगा, मतलब क्या इंपैक्ट पड़ेगा इंडिया पे इंपैक्ट क्या होगा। तो एक तो देख लिया कि कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा। दूसरा है कि आपका मनी डिप्रिसिएशन, जो अभी देख रहे हो कि 80 ये ₹1 इक्वल टू 80 के आसपास टच कर चुका है। नो डाउट 80 से थोड़ा नीचे आ गया है, लेकिन यहाँ ये टच कर चुका है। इसके बाद आप देखोगे इंपोर्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि हम लोग ऑयल ज़्यादा, क्रूड ऑयल हो या आपका एडिबल ऑयल, तो दोनों का ही प्राइस हम लोग बाहर से मंगाते हैं और हमको पैसा डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हमारा जो इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है, और जब इंपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा, खास कर आईटी, क्योंकि आईटी जो है ये पार्टिकुलरली हम लोग सबसे ज़्यादा यूएसए के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो आईटी सेक्टर पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि यूएसए में क्या होगा, पैसा कम किया जा रहा है तो डिमांड भी वहाँ पे कम हो जाएगा। जब डिमांड कम होगा तो आपका कोई बाहर वाला सामान कैसे कर देगा, तो एक तरह से आपका डिमांड कम होगा तो एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। इसके बाद आपका जब इसी कंडीशन में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेज घटेगा, रिसेशन आने का भी संभावना हो सकता है, खास करके यूएस में भी और इंडिया में भी। ये दोनों रिसेशन का भी, क्योंकि आजकल न्यूज़ में यही चल रहा है रिसेशन आएगा क्या। तो ये संभावना है कि अगर ये रेगुलर ये काम टैपरिंग करते रहा, बेस रेट बढ़ाते रहा, तो रिसेशन आने का संभावना बनता है। इसके अलावा कि इशू तो ये हो गया, तो वे फॉरवर्ड हमारे पास क्या है कि हम इसको सही कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, एक तो है कि भाई आप अपना जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाइए, तब आपका करेंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो आपका घट सकता है। उसके बाद आपको माइक्रो फंडामेंटल, जो इकोनॉमिक का जो माइक्रो फंडामेंटल है उस पर आप ध्यान दीजिए ज़्यादा है, उसको स्ट्रेंथन कीजिए। और फॉरेक्स को बेटर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेक्स जो आपका है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसका सही यूटिलाइजेशन करना होगा। ठीक है, इसमें फिर फर्दर अब जो हम लोग देखना चाहेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट है ये कैसे घट सकता है। तो इसका आपको अगर घटाना है तो आपको रुपीज़ को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। रुपीज़ जो अभी डिप्रिसिएट कर रहा है उसको एप्रिसिएशन, उसको स्ट्रेंथन देना होगा। इंपोर्ट जो गोल्ड है, अनयूजुअल जो चीज़ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट पे प्रेशर डालता है, तो उसको आप घटा सकते हो। एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दीजिए तो इस पर कम हो जाएगा। और आपका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। ठीक है, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट से ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आप अगर रुपीज़ को स्ट्रेंथन करने के, क्योंकि रुपीज़ पे अभी क्वेश्चन बनने का संभावना है, मेंस में भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रुपीज़ कैसे स्ट्रेंथन होगा। तो इसमें देखिए कुछ पॉइंट है जो जरूरी है हम लोग डिस्कशन करना है यहाँ पे। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो आप जो बैंक है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको बोलिए कि जो डॉलर डिपॉजिट है उसको बढ़ाए, उस पर कुछ उसको छूट दीजिए। ऐसे CRR SLR जो आप रखते हो, अभी हाल फिलहाल में RBI का गाइडलाइन भी है कि जो अगर डॉलर जो अभी फॉरेक्स जो बढ़ेगा अभी, तो उस पर जो डिपॉजिट होगा CRR और SLR नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये भी हाल फिलहाल में RBI का गाइडलाइन में है। उसके अलावा आप डोमेस्टिक जो डेप्ट है, जो बॉन्ड है, सिक्योरिटी है, ये सब आप जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके लिए खोलिए और उसका लिमिटेशन जो है उसको और बढ़ाइए। इसके अलावा इंपोर्ट जो है, जो गोल्ड, खासकर गोल्ड को, उसको आपको डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है, आपको जो वैसा एक्सपोर्ट को इनकरेज करना होगा जो कि डॉलर आपको ला कर दे। उसके बाद जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट जो
फॉरेन करेंसी जो यहाँ डिपॉजिट करना चाह रहा है, जैसे कोई आदमी डिपॉजिट यहाँ पैसा रखना चाह रहा है, तो उसको कंसेशन दीजिए हेजिंग कॉस्ट पे। आप उसको हेजिंग मतलब कि जो घाटा लगेगा उसको हम लोग आपको भरपाई कर देंगे। तो एक तो हेजिंग कॉस्ट पे आप जो अलाउ करिए फॉरेन करेंसी डिपॉजिट को, ठीक है। इसके अलावा एक और है कि आप जो इंडिया का जो डेप्ट बॉन्ड है या उसको ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में शामिल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि रुपीज़ का डिमांड बढ़ेगा, रुपीज़ का डिमांड ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगा तो रुपीज़ एप्रिसिएट करेगा, ठीक है। अगला है कि आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको डॉलर खरीदने में वहाँ से निकालिए, डॉलर को मार्केट में डालिए, मतलब डॉलर को सेल करिए। डॉलर सेल करिएगा तो क्या होगा, डॉलर का सप्लाई जो होगा मार्केट में बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा जो डिमांड एंड सप्लाई वाला जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है, उसके तहत में ये आपका रुपीज़ जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। जब आप डॉलर को मार्केट में ज़्यादा डालोगे, डॉलर अभी कमी है, इसके कारण रुपीज़ का जो वैल्यू है वो घट गया था, लेकिन जब डॉलर आएगा मार्केट में तो मे बी ये रुपीज़ एप्रिसिएशन कर सकता है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।